Hello friends, let us continue with our lesson breathing and respiration. Okay, because in this lesson, as I have already explained you, that we have to focus mainly on the concept of breathing. Okay, not on cellular respiration. So while explaining the concept of breathing, what we studied yesterday, क्या पढ़ा है कल हमने? So yesterday we have seen that the mechanism of respiration involve 4 steps. First step is breathing, means exchange of gases between lungs and atmospheric air. Second, that we are going to today is the external respiration. Third is internal respiration, that we will study in my next lecture. And the fourth is cellular respiration, that we have already studied in NEET or entrance batch. Okay, fine. So क्या पढ़ा हमने कल? बताइए मुझे. How the breathing takes place? ब्रीदिंग होने के लिए सबसे मेन चीज आपको क्या बताई? डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर. अगर प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी बाहर का एयर अंदर जाएगा या अंदर का एयर बाहर जाएगा. तो आपको लॉजिकली बताया कि हमारा जो ब्रीदिंग है उसमें हमारा थोरेसिक केज हमारी हेल्प करता है. थोरेसिक केज, सो कल आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था दैट इट हैज स्टर्नम, इट हैज 12 पेयर ऑफ रिब्स. रिब्स सामने स्टर्नम को अटैच है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच रहती है ये. तो ये जो हमारा रिब केज है प्लस मसल्स ऑफ डायफ्राम. देन याद है आपको दो रिब्स के बीच में रहते हैं इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. दे हेल्प्स इन द ब्रीदिंग प्रोसेस. जैसे शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ब्रीदिंग में 2 स्टेप्स आती है. इंस्पिरेशन, एयर अंदर लेना, एक्सपिरेशन, एयर बाहर निकालना. सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट ऑकर्स, क्या होता है इंस्पिरेशन में? याद करो. यस, अवर डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम जो ओरिजिनल डोम शेप का रहता है वो फ्लैट हो जाएगा, मतलब कैविटी इंक्रीज हुई नीचे. थोरेसिक केज में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. सो रिब केज विल पुल, कैसा बताया आपको? रिब केज विल पुल्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड. समझ में आया? रिब केज इज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऐसा जाएगा. नीचे से डायफ्राम भी फ्लैट हो गया, मीन्स थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो गया. सो बाहर का एयर सीधा अंदर आ गया. वेरी सिंपल. एक्सपिरेशन, दैट इज एक्सहेलिंग आउट ऑफ द एयर और द एयर फ्रॉम लंग्स रशेस आउट. हाउ इट टेक्स प्लेस? सो हमने पढ़ा कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे. डायफ्राम बिकम डोम शेप, ओरिजिनल डोम शेप में डायफ्राम वापस आएगा. द थोरेसिक केज विल बी पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. थोरेसिक केज जगह पे आएगा, सो थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट इट क्रिएट्स अ प्रेशर इन लंग्स एंड एयर विल रशेस आउट. रिवाइज किया था कल हमने इसे, ये पढ़ा. अभी सेकंड स्टेप हमें पढ़ना है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज taking place at the surface of alveoli. Yes, alveoli के सरफेस पर. alveoli जानते हैं आप, बिकॉज फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी किया है, राइट फ्रॉम नोज अप टू दी लंग्स. कंप्लीट डायग्राम निकाल के आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया था. सो यू नो दैट इन वन लंग हाउ मेनी alveoli आर देयर? कुछ लोग आंसर जरूर करेंगे घर पे बैठे बैठे. यस, 700 मिलियन alveoli आर देयर इन अ सिंगल लंग. एक लंग में 700 मिलियन alveoli है. उस वक्त आपको alveoli के बारे में जरूर मैंने बताया था कि alveoli की मेम्ब्रेन बहुत ही थीन, परमिएबल, मॉइस्ट रहती है. alveoli के ऊपर रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर रहता है कैपिलरी का नेटवर्क. याद आया? 3rd लेक्चर में ये आपको मैंने बताया है. अल्वियोलाई, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन की कैपिलरीज का नेटवर्क अल्वियोलस को सराउंड करता है. अब आपको ये याद रखना है एट दिस पॉइंट दैट मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियोलाई and
कैपिलरीज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यस, अल्वियोलाई का परमिएबल मेम्ब्रेन और हमारी कैपिलरीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, दे आर इन इंटीमेट कनेक्शन। एक दूसरे से बहुत ही क्लोज कनेक्शन में है वो कौन? कैपिलरीज एंड मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियोलाई, बट नॉट डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ एकदम डायरेक्ट अटैच है क्या? ये नहीं, दे आर इन अ क्लोज कनेक्शन, क्लोजली है वो, इंटीमेटली एक दूसरे के साथ है, बट डायरेक्टली वो एक दूसरे से अटैच नहीं है। लेट अस सी हाउ। सो व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द अल्वियोलर लेयर। अल्वियोलाई के सरफेस पे जो गैस का एक्सचेंज होगा, मतलब ब्लड का CO2 बाहर जाएगा और बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है दैट हाउ इट टेक्स प्लेस। सी, सो अल्वियोलाई आप जानते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा, नोज में सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर्स, नेसल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, नेसोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ट्रकिया का ओपनिंग, ग्लॉटिस, आफ्टर ट्रकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड अल्वियोलाई। तो ऐसे जो एयर है वो नोज से लेकर के तो यहाँ पर अंदर आ गई है, और अभी एयर कहाँ पे प्रेजेंट है? अल्वियोलाई के अंदर। ओके, ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, दिस इज दी अल्वियोलर सरफेस। और तब मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त लास्ट लेक्चर में, या आज अभी फिर से बताते हैं दैट ये जो अल्वियोलाई का सरफेस है वेरी थीन है, इट इज वेरी थीन एंड इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। दिखाई दे रहा है, इंटरनली इट इज लाइंड विद द हेल्प ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एंड दिस सिंगल लेयर ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट? यस, इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वैमस इपिथेलियम। This single layer of cell is made up of squamous epithelium. तो squamous epithelium का single layer alveoli में present होता है। Then alveoli rest on basement membrane. alveoli के बाहर ये जो बीच में रेड कलर का एक लाइन आप देख रहे हो, सिंगल लाइन जो रेड कलर से ड्रॉ किया है, just outer to the alveolar membrane is nothing but the basement membrane. So this is basement membrane. Then outer to the basement membrane, basement membrane के बाहर यहाँ पे देखो आप ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, this is our blood capillary. So ये जो ब्लड है आप यहाँ पे देख रहे हो, this is our blood capillary. इस blood capillary के अंदर यहाँ पर blood flow होगा जिसमें RBCs रहेंगे जो कि ऑक्सीजन को वगैरह कैरी करते हैं। ओके, CO2 को भी कैरी करते हैं, आगे ये पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म पढ़ना है हमें तब। सो ब्लड इज देयर इन कैपिलरीज विच इज इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द अल्वियोलर सरफेस। सो दिस इज अवर ब्लड कैपिलरी। और याद करो, मैंने आपको परसों बताया था कि अवर ब्लड कैपिलरी इज ऑल्सो लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। याद आया? बताया था आपको कि हमारा जो ब्लड कैपिलरी है, अवर ब्लड कैपिलरी इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। ब्लड कैपिलरी में भी सिंगल लेयर रहता है स्क्वैमस इपिथेलियम का, अल्वियोलाई के अंदर भी सिंगल लेयर है स्क्वैमस इपिथेलियम का, मतलब स्ट्रक्चरली दोनों भी सेम इपिथेलियल टिश्यू से बने हैं, और उनके बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन टू ब्रिंग देम इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम है कि अल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी दोनों को इंटीमेट कांटेक्ट में लाना है, एक दूसरे के एकदम नजदीक पास लाना है, अटैच नहीं है, इंटीमेट कांटेक्ट में है, याद रखो। ओके, नाउ अब यहां पर होने वाला क्या है, तो बाहर से जो एयर अल्वियोलाई के अंदर आया, ओके, हमें एयर से क्या लेना है? ऑक्सीजन। मतलब यहां पर फिनोमेनन क्या होने वाला है? सो ऑक्सीजन फ्रॉम दी एयर का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को किसके अंदर एंटर करवाना है हमें? ब्लड कैपिलरी में। समझ में आया? ऑक्सीजन वी हैव टू ऑक्सीजन विल बी एंटरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू दी ब्लड कैपिलरीज, एंड ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है,
इस ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? CO2. So CO2 from blood capillary will enter into that alveoli. समझ में आया क्या होने वाला है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब अल्वियोलाई के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो जाएगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, और ब्लड कैपिलरी के अंदर का जो CO2 है वो जाएगा अल्वियोलाई के अंदर। अब ये क्यों जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे जाएगा? सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द अल्वियोलाई विल टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। ये जो एक्सचेंज है ना गैसेस का, ये कैसे होने वाला है? यहाँ पर डिफ्यूजन से होगा। डिफ्यूजन मतलब जानते हैं आप, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर लेवल और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा है वहां से वो कम के तरफ जाते हैं, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्प्रे एनी डिओड्रेंट ऑन योर बॉडी, आप कोई भी डिओड्रेंट जब आपके बॉडी पर स्प्रे करते हो, देन 4 लोगों को समझ में आता है कि यस उसने कोई तो भी डिओड्रेंट लगाया है या फिर कोई तो भी बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम आप कैरी कर रहे हो। तो ये कैसे पता चलता है कि व्हेन यू स्प्रे एनी परफ्यूम और डिओड्रेंट ऑन योर बॉडी, तो आपके बॉडी पर परफ्यूम या डिओड्रेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो ये ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी पे या फिर आपके क्लोथ्स पर अटैच है वो एयर में स्प्रेड होते हैं, ज्यादा से कम के तरफ जाते हैं, और ये जो स्मेल है ये अपने साथ में वो क्या करेंगे? स्प्रेड। दिस इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। सो एनी मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम high concentration to low concentration is what we called as diffusion. Understand? समझ में आया आप लोगों को? देखो फिर से एक बार अब यहाँ पे बताते हैं क्या हो रहा है। सो डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, कैसे होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन अप टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सी द एयर विच वी इनहेल, द एयर विच वी इनहेल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गिचड़ माचड़ हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बाजू में लेती हूँ एक बॉक्स ड्रॉ करके। द एयर विच वी इनहेल, अब एयर कहाँ पर है? अल्वियोलाई में, और कैपिलरी के अंदर क्या है? ब्लड। ओके, सो जो एयर हमने इनहेल किया उस एयर में ऑक्सीजन का O2 का पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, इट इज एग्जिबिटेड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है? कोई भी जो गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेशन हमें, कॉन्सेंट्रेशन किस चीज का? गैसेस का। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गैसेस का किस फॉर्म में बताना है? सो इट इज इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, शॉर्ट में बोलेंगे इसे PP, पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर इज 104। ओके, जो ऑक्सीजन बाहर से आया है ना, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, व्हेन वी इंस्पायर द एयर, व्हेन वी टेक द ब्रीथ इन, जब हमने अंदर सांस ली है, तब अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104। ओके, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ये जो कैपिलरी है यहाँ पे ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वक्त में रहता है 40। इट इज देयर फॉर ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। मुझे लगता है शायद यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमें जगह कम पड़ेगी, बिकॉज आगे हमें ये सारी टर्म्स भी पढ़ना है, तो इसीलिए इसे हम यहाँ से उठाते हैं एयर और ब्लड को। एंड आई थिंक दैट द स्पेस इज हियर, यहाँ पे आप जगह देख रहे हो, सो यहाँ पर हम लिखते हैं सी एयर एंड ब्लड। तो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है O2 का। ओके, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन एयर में है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 104। एंड ऑक्सीजन जो कि ब्लड में है, मतलब कैपिलरी में है, तो कैपिलरी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ओनली 40। समझ में आया?
जो एयर आपने ब्रीथ इन किया है उस वक्त अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104। एट द सेम टाइम कैपिलरीज में ऑक्सीजन है ओनली 40। तो कहां से कहां पे जाएगा ऑक्सीजन? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एयर में से जो ऑक्सीजन है, अल्वियोलाई का जो ऑक्सीजन है 104 वाला, वो कहां पे आएगा? ब्लड में आएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है 104, यहाँ पर है ओनली 40। उसका पार्शियल प्रेशर बता रहे हैं, इसीलिए 104 से ये जाएगा 40 की तरफ। और तब तक जाएगा जब तक दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। समझ में आ रहा है? कब तक ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में जाते रहेगा? द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम अल्वियोलाई टू ब्लड अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव। जब तक दोनों तरफ का पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाता, ऑक्सीजन का जो मूवमेंट है ये अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी के तरफ होता रहेगा। क्लियर? समझ में आया कंसेप्ट? सेकेंड अबाउट CO2। सो CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन एयर द कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 in air is 40. This is about CO2. Okay. So for CO2 partial pressure in air is 40. समझ में आ रहा है क्या? किस वजह से होता है ये सब कुछ? डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन मतलब फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एंड हियर वी आर स्टडीइंग अबाउट द CO2। तो CO2 का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एयर में है 40, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40। एंड इन पल्मोनरी कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है 45। समझ में आ रहा है? कैपिलरीज में CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कैपिलरीज में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया मैंने आप लोगों को? 45। अब मुझे आप बताओ, यहाँ पे CO2 कितना है कैपिलरी में? 45। अंदर कितना है? 40। तो CO2 कहां से कहां तक जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा। ऑक्सीजन बाहर से अंदर आया और CO2 अंदर से बाहर गया। समझ में आया हाउ द एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस? ओके, सो लेट अस रिवाइज अगेन। We are studying the mechanism of respiration, which takes place in 4 steps. Which are these 4 steps? It is breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. First हमने breathing पढ़ा. Now today we are studying the external respiration. External respiration, exchange of gases at alveolar surface. अल्वियोलाई पे लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज है कैसे होता है? CO2 ब्लड से बाहर जाता है, ऑक्सीजन बाहर से ब्लड में जाता है। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले बताया कि अल्वियोलाई का सरफेस जो रहता है इट इज वेरी थिन, वेरी परमिएबल, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। इट रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अल्वियोलाई का जो सरफेस है इट रेस्ट ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। आउटर टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या दिखाई देती है? ब्लड कैपिलरी। द ब्लड कैपिलरी इज ऑल्सो लाइन विद द हेल्प ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस इपिथेलियम। ओके, ब्लड कैपिलरी में भी आपको दिखाई देता है स्क्वैमस इपिथेलियम। सो हाउ द एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस? सो आपको बताया कि इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। एक्सचेंज किस वजह से होता है? प्योरली डिफ्यूजन की वजह से। What the diffusion is? It is the movement of any molecules from high concentration to low concentration. हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ है? तो यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है O2 CO2 का, इसीलिए इसे हम बोलते हैं, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। So partial pressure of oxygen which is entering the alveolar air में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, पार्शियल प्रेशर रहता है 104 एंड दैट इन कैपिलरी में कितना रहता है? ओनली 40। इसीलिए
अल्वियोलाई से ऑक्सीजन फटाफट फटाफट कैपिलरी में चला जाता है अंटिल द पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल। क्लियर। उसके बाद में अब क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है 45, पार्शियल प्रेशर है 45 ब्लड कैपिलरी में, और अल्वियोलर एयर में कितना है एट द सेम टाइम ओनली 40। सो CO2 विल रशेस आउट, बाहर जा रहा है ये ब्लड कैपिलरी से इधर अल्वियोलर में। फिर आप जानते हो यहाँ से ऊपर का रास्ता पता है ना, उधर ऊपर का रास्ता नहीं, इधर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऊपर का रास्ता क्या है, ऊपर का रास्ता अल्वियोलाई के ऊपर ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ट्रकिया, ऊपर लैरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, इंटरनल नेसल ओपनिंग, नेसल कैविटी, एक्सटर्नल ओपनिंग, और एयर निकल गया बाहर। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है? यू जस्ट रिमेम्बर दैट द एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन एंड देयर इज डिफरेंस इन अ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। समझ में आया पूरा कंसेप्ट? ठीक है। इसके आगे अभी हमें पढ़ना है अबाउट द लंग कैपेसिटीज एंड लंग वॉल्यूम। फर्स्ट वी विल सी अबाउट दी लंग वॉल्यूम्स। तो लंग वॉल्यूम में कुछ टर्म्स है, देखो मैंने यहाँ पे टर्म्स की नोट्स नहीं बनाई है, इट इज बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में जो आप घर पर पढ़ रहे हो, आई एम श्योर पढ़ रहे हो ना? यस। तो जो टेक्स्ट बुक आप घर पे पढ़ रहे हो PDF फॉर्म में या फिर प्रिंट फॉर्म में वगैरह, उसमें सारी डेफिनेशन एज इट इज दी है, एक टेबल ही दिया है जिसमें सारी डेफिनेशंस मेंशन की है। सो यहाँ पे मैंने वो लिखने का कष्ट नहीं लिया है क्योंकि समझाने का कष्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे जस्ट नाम लिखे हैं, बट आपका ये जो डेफिनेशन है इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो एज इट इज डेफिनेशन थी, इसीलिए इसकी कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाई नहीं है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। ओके। सो लंग वॉल्यूम में सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज मीन बाय टाइडल वॉल्यूम? सो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग में आप जानते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। So during our normal breathing means during our normal inspiration and expiration, जो अमाउंट एयर का हम एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सचेंज आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में, नॉर्मल एक्सपिरेशन में, नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तब हम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये कितना रहता है? सो टाइडल वॉल्यूम आपको याद रखना है, इट इज 500 ml। ओके, ये लर्न ही करना है आपको सारा। उसके बाद सेकेंड जो हमारा लंग वॉल्यूम्स है उसमें है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? सी, it is the amount of air which is taken in after forceful inspiration। आप बहुत फोर्सफुली अंदर सांस लो, करके देखो, घर पे बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करके देखो, बहुत फोर्सफुली अंदर आप सांस लो। ओके, तो जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, व्हेन यू टेक अ ब्रीथ इन फोर्सफुली, तब मैक्सिमम कितनी एयर आप अंदर ले सकते हैं? समझ में आया? When you breathe in forcefully, जब बहुत ही फोर्सफुली आप एयर अंदर लेते हो तब कितनी एयर आप मैक्सिमम अंदर ले सकते हो? इट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज कितना है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज 2000 to 3000 ml। नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना वॉल्यूम एक्सचेंज होता है? 500 ml। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितना आएगा अंदर? 2000 to 3000 ml। अब इसके उल्टा फोर्सफुल एक्सपिरेशन, व्हेन यू गो फॉर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब आप बहुत ही फोर्सफुली एक्सपायर करके एयर बाहर निकालते हो, बहुत ही फोर्सफुली आपने एक्सपिरेशन किया है और बहुत फोर्सफुल एक्सपिरेशन से आप एयर बाहर निकाल रहे हो, ओके, उस वक्त कितना एयर बाहर निकलता है उसे बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
and it is near about 1000 to 1100 ml. Clear about this? Forceful inspiration, inspiratory reserve volume कितना एयर अपने अंदर लिया है बताओ मुझे? 2000 to 3000. देखो ये 2000 to 3000 क्यों है? Because each person has different capacity for its breathing. Okay? कुछ एक इंसान अपनी सांस 30 सेकेंड के लिए रोक सकता है, तो कोई अपनी जो ब्रेथ है उसे 45 सेकेंड्स तक भी रोक सकता है, कोई 1 मिनट तक भी सांस रोक के रख सकता है, कोई शंकर महादेवन कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा गाना गा लिया उसने ओनली इन वन ब्रेथ। ओके, तो अलग अलग लोगों की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। समझ में आया? सो हर कोई सेम कैपेसिटी का नहीं है, इसीलिए ये रेंज दी है यहाँ पर। बट नॉर्मल जो हमारा ब्रीदिंग है उसमें नॉर्मली 500 ml सब लोग एक्सचेंज करते ही है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में 2 से 3 हजार तक एयर अंदर ले सकते हैं। अनफोर्सफुल एक्सपिरेशन मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml बाहर एयर बाहर निकाल सकते हैं। ओके, देन डेड स्पेस। डेड स्पेस मतलब हमारे नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक की जगह। समझ में आ रहा है? डेड स्पेस का मतलब क्या रहता है? नोज से लेकर के तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक की जगह। तो नोज से लेकर के हमारे जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है इसमें एक 150 ml एयर जो है, ओके, 150 ml एयर ऐसे ही पड़ी रहती है जो एक्सचेंज में नहीं आ रही है। माइंड माई वर्ड्स, द एयर इज नॉट देयर इन गैसियस एक्सचेंज। ये एयर गैसियस एक्सचेंज में काम में नहीं आ रही है, ये एयर जस्ट ऐसी ही पड़ी हुई है। कहां से कहां तक? नोज से लेकर के तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कुछ एक 150 ml का एयर है जो ऐसे ही वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पड़ा हुआ है। इसे नाम दिया जाता है डेड स्पेस, DS। शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे। समझ में आया? उसके बाद में है रेसिडुअल वॉल्यूम, RV। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब रहता है डेड स्पेस प्लस लंग्स में पड़ी हुई एयर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि नोज से लेकर के तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कुछ एयर है जो ऐसी पड़ी है जो गैसियस एक्सचेंज के काम में नहीं आ रही है, 150 ml, उसको बोला है डेड स्पेस। अब रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो, when you forcefully breathe out the air, still some air will remain in your lungs and your respiratory tract, RT, respiratory tract। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। When you forcefully breathe out the air, when you forcefully breathe out the air, still some amount of air will be there in your lungs and in your respiratory tract। समझ में आया? कितना भी फोर्सफुल एयर को आप बाहर निकालो, एक थोड़ा बहुत एयर आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमेशा के लिए रहता है और इसे बोलते हैं क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज अगर आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त कंसेप्ट बताया था, पूरी एयर बाहर चली गई तो सब कुछ कोलैप्स होगा ना। ये फुग्गा है, अल्वियोला मतलब फुग्गा, बलून, बलून में एयर भरी है तब तक ठीक है, पूरा के पूरा एयर बाहर निकल गया तो वो तो पूरा पिचक जाएगा ना। 700 मिलियन अल्वियोला पिचक गया इंसान काम से। समझ में आया क्या है? यस। सो रेसिडुअल वॉल्यूम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी रहती है ये? सो इट इज 1100 to 1200 ml। समझ में आया? आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन some amount of air will be there in your lungs and respiratory system, जिसे बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर विद द कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लंग कैपेसिटीज। ये थी लंग वॉल्यूम्स। अब लंग कैपेसिटी में 2 टर्म्स आपको दी है, एक है टोटल लंग कैपेसिटी। यस, आपके लंग्स का टोटल कैपेसिटी कितना है, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी मतलब आपके लंग्स में एट मैक्स, ओके, एट मैक्स
कितना एयर एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में फोर्सफुल ब्रीदिंग में स्टोर हो सकता है। समझ में आया क्या? सी, यू एक्सपायर्ड नॉर्मली, एक्सपायर मतलब ऊपर नहीं गया, एक्सपिरेशन किया है। ओके, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया इंसान ने। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में बहुत ही फोर्सफुली इंस्पिरेशन हो रहा है, बहुत फोर्सफुली सांस अंदर ली जा रही है। ओके, तो आपकी जो टोटल लंग्स है, टोटल दोनों भी लंग्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो टोटल दोनों भी लंग्स मिला करके क्या कैपेसिटी है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर स्टोर करके रख सकते हैं इन वेरी वेरी फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, टोटल, तो ये टोटल लंग का जो कैपेसिटी है इट इज नियर अबाउट 5200 ml टू 5800 ml। समझ में आया ना? दोनों लंग्स का मिलाकर कैपेसिटी बोला जा रहा है। व्हेन यू ब्रीद आउट नॉर्मली, आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद बहुत ही फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, कितना एयर आप दोनों लंग में स्टोर करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए? 5200 ml से लेकर 5800 ml। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वाइटल कैपेसिटी। टेक्निकली वाइटल कैपेसिटी मतलब तीन अलग अलग चीजों का प्लस है, जैसे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया क्या? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? टाइडल वॉल्यूम प्लस किया, उसके साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लिया है। ओके, और उसके बाद में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करो आप 1100, ये 3000 है, कितना हो गया? 4100, और इसमें 500 आप ऐड करो, नियर अबाउट 4500। इसका बस हमने यहाँ पर प्लस किया है टेक्निकली। ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। एक बार फिर से सारी टर्म्स हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, लंग वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में आने वाली, एक्सचेंज होने वाली एयर 500। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हेन यू इंस्पायर फोर्सफुली, फोर्सफुल इंस्पिरेशन से कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? कितनी एयर लंग्स में रह सकती है और कितना एयर आप अंदर ले सकते हो, डिफरेंस है। सो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एयर में कितनी एयर बाहर, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं? 1000 to 1100। ओके, डेड स्पेस, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ऐसी एयर पड़ी है, गैसेस एक्सचेंज में नहीं आ रही है, वो 150 ml डेड स्पेस में गया। रेसिडियल वॉल्यूम, कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो आप, एयर बाहर निकाल लो, कुछ ना कुछ एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लंग्स में बचती है। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो बचती है वो तो आप जानते हैं कि डेड स्पेस है, मतलब 150 ml है, और कुछ लंग्स में भी बचती है। कितना आ गया है वो? 1100 to 1200 ml। फिर लंग्स का कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स आपकी कितनी एयर को फोर्सफुल इंस्पिरेशन में स्टोर कर सकते हैं? सो दिस इज 5200 to 5800 ml एयर। एंड वाइटल कैपेसिटी मतलब टीवी देखने वाला टीवी नहीं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों का प्लस मतलब वाइटल कैपेसिटी। क्लियर विद द टर्म्स? सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, जो भी आज पढ़ा हो फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट अल्वियोलर एयर, अल्वियोलर सरफेस, अल्वियोलर एयर एंड ब्लड, दोनों के बीच में जो O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है उसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सो फॉर दैट वी स्टडीड अबाउट अल्वियोलाई। इट इज वेरी थीन, परमिएबल, लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इट रेस्ट ऑन विच मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू का मेम्ब्रेन है ये। ओके, और उसी के बाहर और कौन उस पर रेस्ट करता है? ब्लड कैपिलरी, pulmonary artery and vein की कैपिलरीज है। इट इज ऑल्सो लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, सो हाउ द एक्सचेंज टेक्स प्लेस? इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, मीन्स मॉलिक्यूल विल गो फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर गैसेस जा रहे हैं और गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104, एंड ब्लड में कैपिलरी में ओनली 40।
सो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन सीधा एयर से अंदर जाएगा, CO2 ब्लड में है 45 एंड अल्वियोलाई में ओनली 40, सो सीधा जो CO2 है वो ब्लड से बाहर चला जाएगा। इन दिस वे द एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ओके। और ये टर्म्स जो आपको बताई है टीवी, IRV, ERV, DAS, उसके बाद में RV रेसिडुअल वॉल्यूम वगैरह, ओके, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, वाइटल कैपेसिटी, ये सारी आपको घर पे लर्न करनी है 1 by 1, उसको लिखना भी है। सो आई होप जो भी आज पढ़ाया वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द इंटरनल रेस्पिरेशन, किस सेल्स के लेवल पर टिश्यूज का एक्सचेंज, टिश्यू के लेवल पर O2 CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन CO2 हमारे ब्लड में ट्रांसफर कैसे होते हैं वो भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, टिल देन जो अब तक पढ़ा है वो रिवाइज करो। बाय।